नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिटी ऑफ कमांड। जो लोग लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ कि हेनरी फॉयल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे, जिन्होंने कई सारी थ्योरीज दी हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनको हम लोग अपने मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं से हम मैनेजमेंट में अपने सुधार करते हैं। अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है तो हम उसी से उसको कैचअप करते हैं। ठीक। फायोल ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। दैट इज़ टेक्निकल, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन। नंबर 2 इज़ कॉमर्शियल, that is known for buying, selling and exchange. Number third is financial, that is related to capital, uses of capital. Security, that is production of protection of property and persons. And fifth is accounting, that includes statistics. And the last is managerial. तो ये जो है 6 एक्टिविटीज़ थी जिसको फायोल ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया था। बेसिकली मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं टू गेन द गोल और टू कंप्लीट द टारगेट। ठीक है, जो भी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या विजन होगा, ये जो भी उनका गोल, टारगेट या ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने सेट कर रखा है, उसको अचीव करने के लिए इंडस्ट्रियल जो भी इंटरप्राइजेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो उनको 6 कैटेगरी में फायोल ने बांटा था, जिसके ज़रिए उसमें और सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये फायोल ने बताया था। तो फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। और उसके बाद उन्होंने जो पहला प्रिंसिपल दिया वो ये था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड। बेसिकली ये जो टर्म है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर रिलेटेड, यहाँ मतलब है कि बड़े अथॉरिटीज़ के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी इंसान पर आती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली मैनेजर्स के लिए बनाए गए थे। ठीक है, कॉरपोरेट्स में, ताकि जो मैनेजर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये ना सोचें कि जैसे जैसे उनकी पोजीशन ऊपर जा रही है तो उनके ऊपर से लोड कम हो रहा है या उनके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होता है। हमारे दिमाग में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कहीं जॉब ज्वाइन करेंगे तो छोटी पोस्ट पे रहेंगे तो बहुत काम करना पड़ेगा, और बड़ी पोस्ट पे जाएंगे तो हमको आराम से बैठना है कुर्सी पे। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, तो अगर हम फायोल के प्रिंसिपल्स के हिसाब से माने, और ये सच भी है कि जैसे जैसे आप एज अ मैनेजर आप ग्रो करते हो, आपका प्रमोशन होता है किसी भी अथॉरिटी के हिसाब से, सॉरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर टेकिंग डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ओवरऑल रिजल्ट्स ड्यू टू दैट डिसीजंस। ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जो आप निर्णय लेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन निर्णय से आने वाला रिजल्ट वो क्या कर सकता है। ठीक, तो ये सारी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसा जैसा आप निर्णय लेंगे, जैसा जैसा आप डिसीजंस लेंगे, वैसा वैसा ही आपको रिजल्ट सामने मिलेगा। अगर आप रॉन्ग डिसीजंस लोगे, क्विक डिसीजंस लोगे, अगर वो फेलियर में चला गया तो फिर आपको उसका भुगतान भी कहीं ना कहीं आप ही को करना है एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर किसी भी नॉर्मल पर्सन एज अ मैनेजर अगर वो है, तो जो भी उसके इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। तो जैसे जैसे हम ओवरऑल ग्रो करते हैं एज अ मैनेजर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज करती है। ठीक। नेक्स्ट इज
ओके, आई एम सॉरी, कनेक्शन वाज इंटरप्ट। तो जैसे जैसे मैनेजर्स में क्या है कि अगर उनकी पोजीशन इंक्रीज करती है तो वहाँ पर जो उनके डिसीजंस होंगे, जो भी एज अ मैनेजर डिसीजंस लेने होते हैं, तो मैनेजर को डिसीजन हमेशा उसके इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंसेस और जो उसकी पास सर्विसेज होती हैं उसके बेसिस पे हमेशा लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई भी डिसीज़न एज अ मैनेजर हमें, अगर आप बड़ी अथॉरिटी में बैठते हैं तो कभी भी कोई भी डिसीज़न हमें अगर आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस करिए। ठीक, तो उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये हेनरी फॉयल का पहला प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है उनका सेकंड प्रिंसिपल है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो हम लोग इस पे देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। द प्रिंसिपल होल्ड्स दैट वन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन फॉर हिम ओनली। फायोल ऑब्जर्व दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड अथॉरिटी विल बी अंडरमाइंड, डिसिप्लिन विल बी jeopardy, order will be disturbed and stability will be threatened. Dual command is a very permanent source of conflict. देखो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि अगर कहीं से कोई कमांड देने वाला हो तो वो सिर्फ एक इंसान हो। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर सिर्फ उसका एक ही बॉस होना चाहिए, सिंगल बॉस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक साथ दो या एक से ज़्यादा बॉस आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि परमानेंट कोई सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो होता है डुअल कमांड। मतलब जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, ठीक है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय, एक हमारे बॉस हैं जिनका नाम है राहुल और एक हमारे बॉस हैं जिनका नाम है उस्मान। तो अब मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए एक एम्प्लॉय हैं जिनका नाम है प्रदीप। तो प्रदीप जी आते हैं और उनको डुअल कमांड दिया जाता है, यानी कि दो अलग अलग बॉस से दो कमांड दिए जाते हैं। तो ऐसे सोर्स में क्या होता है कि एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसकी बात को सुने, किसकी बात को माने। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि वहाँ पे सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों आएगा कि मान लीजिए जो एम्प्लॉय है वो पहले बॉस ए को सुन लेता है, उसका काम कर देता है, मगर बॉस बी चाहता है कि वो ये काम ना करे। तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉय जो है वो बीच में फंस जाता है। तो वहाँ पर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो सबऑर्डिनेट होते हैं एक फ्लोर पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है दुर्गेश, ठीक, और उसके ऊपर सिर्फ एक ही बॉस है। तो वहां पर जब वो जाएगा तो उसको एक ही बॉस के ऑर्डर फॉलो करने हैं। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो होता है जीरो। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। So, what is unity of direction? This means that all managerial and operational activities which relate a distinct group with the same objective should be directed by one head and one plan. According to Fayol, there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. Okay, it however does not mean that all decisions should be made at the top. अब यहाँ पे देखो, फयोल ने पहला जो प्रिंसिपल दिया था वो ये था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ सेम काइंड। यानी अगर बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। दूसरा उसने बताया यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जिसका ऑर्डर वो फॉलो करे। अगर ऐसा होता है तो वो अच्छे से काम कर पाता है, अपना पूरा 100% वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में दे पाता है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजेरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं। अब मैनेजेरियल ऑपरेशनल क्या है? जैसे देखो, कोई मान लो कॉलेज है, अब उस कॉलेज में मैनेजमेंट भी है जहाँ पर ऑफिस वर्क होता है, अकाउंट्स का काम होता है, और ऑपरेशनल काम भी है। ऑपरेशनल वर्क क्या होता है किसी कॉलेज में? जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं तो टीचर पढ़ाता है। तो बेसिकली किसी भी कॉलेज स्कूल का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करना।
ठीक। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी उसकी यही होगी। अब जैसे किसी कंपनी में मान लो कोई सामान बनता, जैसे मान लो किसी कंपनी में मोबाइल बन रहा है, तो वहाँ पे ऑपरेशनल एक्टिविटी होगी मोबाइल का मैन्युफैक्चर करना और उसको मार्केट तक पहुँचाना। ठीक है, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी इसी को बोलते हैं, सामान को बनाना और उसको कस्टमर तक पहुंचाना, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल एक्टिविटी। सो अगर हम बात करें मैनेजेरियल एक्टिविटी की और ऑपरेशनल एक्टिविटी की, तो फयोल का ये कहना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजेरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटी को सेम ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सेम ऑब्जेक्टिव यानी उनका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, नाम कमाना, ब्रांड बनाना। तो अब अगर पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव है, तो अगर मैनेजेरियल ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव भी पैसा कमाना ही होना चाहिए। दोनों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजेरियल जो है वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं और ऑपरेशनल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन हेड एंड वन प्लान। ठीक, ये है फयोल का कहना। अब जिसको जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आया है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मिनट। जिसको भी क्वेश्चन पुट अप करना है यू कैन आस्क। दोनों क्वेश्चन में से यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, किसी को कुछ पूछना है तीनों प्रिंसिपल्स में से? सर यूनिटी ऑफ कमांड में बता दीजिए। देखो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक बॉस के ऊपर, ठीक है, एक बॉस के नीचे एक एम्प्लॉय होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम करते हैं, तो वो लोग एक ही बॉस के ऑर्डर फॉलो करें। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ दो दो अलग अलग बॉस हों। ठीक, अगर 2 बॉस होंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी और वहाँ पे एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसका ऑर्डर माने और किसका ऑर्डर ना माने। ठीक है, नेक्स्ट सर थर्ड वाला भी बता दीजिए। सर थर्ड वाला बता दीजिए। ओके, थर्ड वाला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजेरियल एक्टिविटी है, अब मैनेजेरियल एक्टिविटी क्या होती है, समझो ऑफिस का काम। ठीक है, ऑफिस का काम, और जो लोग ऑफिस में बैठते हैं वो, और जो ऑपरेशनल में रहते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी में कौन कौन रहेगा, सेल्स वाले रहते हैं, मार्केटिंग वाले रहते हैं, प्रोडक्शन वाले रहते हैं। ठीक, मैं भी इसका डायग्राम बना के समझा देता हूँ कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी स्क्रीन देखिए। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है। ठीक है, इस फैक्ट्री में ये जो गोला वाला एरिया है, यहाँ पे बिस्किट बनता है, बिस्किट की फैक्ट्री, बिस्किट बनाया जाता है। ठीक है, अब ये यूनिट क्या कहलाएगा, ये यूनिट कहलाएगा प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि यहाँ पे सामान बन रहा है, जहाँ पे सामान बनता है हम लोग उसको कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट। ठीक, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन यूनिट। अब प्रोडक्शन यूनिट हो गया। अब एक यहाँ पे सामान बनने के बाद गोडाउन बनाया जाएगा। गोडाउन मतलब जहाँ पे सामान रखा जाएगा, तो समझो ये गोडाउन हो गया। ठीक है, और अब क्या होगा, सामान जहाँ पे बन रहा है वहाँ से गोडाउन में आएगा, और गोडाउन से फिर गाड़ी में लोड होकर के कहाँ जाएगा, जाएगा ये मार्केट। ठीक है, मान लो ये मार्केट है। मार्केट मतलब जहाँ पे भी सामान बिकता हो, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। मार्केट को स्पेसिफाइड जगह, ये हमेशा याद रखना। अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज मार्केट, तो मार्केट का कोई डेफिनेशन नहीं होता। मार्केट वो होता है जहाँ पे सामान बिकता हो, जहाँ पे सामान की मांग होती है, वो मार्केट होता है। ठीक है, बाजार और मार्केट ये दोनों अलग अलग है। मार्केट का मतलब कभी भी बाजार नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। मार्केट एक बहुत बड़ा टर्म है, इसको हम लोग बांध नहीं सकते छोटी सी जगह पे। मार्केट मतलब जहाँ पे भी कस्टमर मिल जाए। ठीक, तो मार्केट में जब ये पहुंचेगा, यानी कस्टमर के पास पहुंचेगा, तो ये जो एक्टिविटी थी, मतलब सामान बनना, बन करके सामान मार्केट में पहुंचना, ये जो एक्टिविटी इसे कहते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी। ठीक है, अब मैनेजेरियल एक्टिविटी क्या है? मैनेजेरियल एक्टिविटी मतलब, अब भाई फैक्ट्री में ऑफिस भी होता है, तो ऑफिस के अंदर क्या होगा, ऑफिस के अंदर काम होता है।
सैलरी बनती है, मैनेजर साहब बैठते हैं, ठीक है, बहुत सारा काम होता है, देखते होंगे आप लोग, ठीक। तो जो ऑफिस के अंदर काम होता है उसको कहते हैं मैनेजेरियल वर्क, जो बाहर काम होता है उसको कहते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस पे आएंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, तो इसमें फयोल ने कहा कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए, मतलब कि जो ऑपरेशनल वाले का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वही मैनेजेरियल का ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने, अब ऑफिस से ऑर्डर आ जाए कि भैया इस साल हमको सामान दुगना बनाना है, दुगना प्रॉफिट कमाना है, तो ऑपरेशनल वालों को उसी हिसाब से तो काम करना होगा, तभी तो दुगना कमाएंगे। अब ऑर्डर आ जाए यस सर। और फैक्ट्री में बने ही ना सामान, तो कहाँ से सामान बनेगा और कहाँ से बिकेगा, है ना। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे मान लो तुम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, अब जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आपको नोट्स दे रहे हैं, ये कॉलेज का ऑपरेशनल काम है, ऑपरेशनल एक्टिविटी। भाई हम सामान बना रहे हैं, सामान क्या है, नोट्स है, ठीक है, पीपीटी है, तुमको पढ़ाना, ये सब ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ठीक। अब मैनेजेरियल एक्टिविटी क्या है, मैनेजेरियल एक्टिविटी में जैसे प्रिंसिपल मैम ने हमको ऑर्डर दे दिया कि आज यहाँ यहाँ पे क्लास लेनी है, इन इन बच्चों को पढ़ाना है, इनका इनका टेस्ट लेना है। कल जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी हुई थी, सबको दिया गया था पोस्टर बनाने के लिए, निबंध लिखने के लिए, है ना। तो ये सब क्या, ये सब ऑपरेशनल काम है। मगर ऑपरेशनल काम होता कैसे है, जब मैनेजेरियल ऑर्डर देता है। तो मैनेजेरियल और ऑपरेशनल को हमेशा साथ मिलकर के रहना चाहिए और सेम ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर सेम ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डाउनफॉल होता है, हमेशा फेलियर होता है, ठीक। जी नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। नंबर 4 इज स्केलर चेन ऑफ कमांड। स्केलर चेन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू फायोल, स्केलर चेन इज द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक। द लाइन ऑफ अथॉरिटी इज द रूट फॉलोड वाया every link in the chain by all communication which starts from or go to ultimate authority। अब थोड़ा सा मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ क्या होता है। एक मिनट रुको, मूंगफली खा लो। जैसे पुलिस फोर्स में तुम लोगों ने देखा होगा, पुलिस फोर्स में क्या होता है, सबसे नीचे कौन होता है, सबसे नीचे पोस्ट पे कोई बताएगा, पुलिस में सबसे नीचे पोस्ट पे कौन होता है, कांस्टेबल। कांस्टेबल। हाँ, होमगार्ड भी नहीं, होमगार्ड बेटा अलग होता है। अगर हम सिंपली पुलिस की बात करें तो उसमें देखो सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के ऊपर होता है सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर के ऊपर होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको हम लोग एएसआई कहते हैं, उसके ऊपर होता है एसआई, उसके ऊपर इंस्पेक्टर, फिर सीओ, फिर डिप्टी एसपी, फिर एएसपी, एसीपी, एसपी, इस तरीके से होते हैं ना। तो पुलिस में क्या जी होता है, सर। पुलिस में चीज़ें फिक्स रहती हैं, मतलब कौन किसके ऊपर है ये चीज़ें हम लोगों को पता होता है। जो रैंक होती है वो पता होता है ना, रैंक कहा जाता है उसको, अफसरों की रैंक। इसी तरीके से आर्मी में भी होता है, आर्मी में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी सिपाही होगा, फिर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल, फिर हवलदार, फिर सूबेदार, फिर जेसीओ, फिर लेफ्टिनेंट, ठीक है, उसके ऊपर कैप्टन, मेजर, इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन बनाई जाती है, तो उसी को कहा जाता है स्केलर चेन ऑफ कमांड। मतलब कौन किसके अंडर में रहेगा, कौन किसकी बात मानेगा, इसका फॉर्मेशन बनाने को कहते हैं स्केलर चेन ऑफ कमांड। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में कैसे है, सबसे ऊपर कौन है, डायरेक्टर सर, उसके नीचे कौन है, मैनेजर सर, उसके नीचे कौन है, प्रिंसिपल मैम, उसके नीचे कौन है, टीचर्स, फिर कौन है, बच्चे, टीचर्स। है ना। इसी तरीके से काम जी होता है। तो इस जो चेन होती है ये ऑर्डर देने की और ऑर्डर लेने की, इसको कहते हैं स्केलर चेन ऑफ कमांड। समझ गए। जी सर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पॉइंट नंबर 5 देखिए, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, काम को बांटना। भाई डिवीजन का मतलब होता है बांटना, वर्क मतलब होता है काम। तो काम को बांटना होता है डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो जितने भी तुम लोग अभी तक प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, ये हम अपने बचपन से देखते हुए आए हैं और हर जगह हमें देखने को मिलता होगा। अगर हम घर में बात करें तो घर में भी स्केलर चेन ऑफ कमांड होगी, घर में भी यूनिटी ऑफ कमांड है, घर में भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर मम्मी तुम्हारे घर में मैनेजर हैं, पापा बाहर का काम देखते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी, अब अगर मम्मी पापा साथ मिलकर काम ना करें तो घर चल ही नहीं सकता, है ना। जी यस सर। सर।
अब डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहा है फायोल ने? डिवीजन ऑफ वर्क में ये कहा है कि जिस बंदे को जो नॉलेज हो, जिस बंदे को जिस चीज़ में एक्यूरेसी हो, जिस बंदे में जिस चीज़ की एबिलिटी हो, मतलब काम करने की जिसके अंदर जो क्षमता हो, उससे वही काम करवाओ। ठीक। अब अगर किसी को कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना आता है तो उसको कंप्यूटर टीचर बना दो। अब अगर किसी को अकाउंट्स का काम बहुत अच्छा आता है तो उसको अकाउंटेंट बना दो। ठीक। अब अगर किसी को मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा आता है तो उसको मार्केटिंग मैनेजर बना दो। ठीक है। कोई कोई इंसान होता है जिसके अंदर सारी क्वालिटी होती है, वो हमें क्या है? ना बेटा म्यूट कर लो अपना सिस्टम, जो जहाँ से आवाज़ आ रही प्लीज़। परसों का है, सुबह है, टेम्पो तो ये चीज़ हमें देखने को वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट बात ना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब अगर हम देखें तो डिसिप्लिन हम सब लोगों ने जानते हैं क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है नियम से रहना, नियम के साथ काम करना, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन काम करना। ठीक। तो फायोल के हिसाब से डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरीके से 7 पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो होता है वो उसके इंडिविजुअल और ग्रुप से ही बनता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे। सबऑर्डिनेशन तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। डिसिप्लिन तक, यस सर। डिसिप्लिन तक समझ में आया? डिसिप्लिन तक सर स्केलर चेन ऑफ कमांड बता दीजिए। बेटा स्केलर चेन तो बहुत आसान है। स्केलर चेन देखो कुछ नहीं है। स्केलर चेन में एक के नीचे एक आदमी काम करता है। जैसे मैं यहीं पे बना देता हूँ, देख लो आप। ठीक। जैसे मान लो आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कौन किसका आदेश मानेगा, वो चेन होती है। चेन मतलब होता है लाइन। ठीक है, यहाँ चेन मतलब है लाइन। तो सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर होंगे मैनेजर सर। जैसे आप स्कूल में भी रहे होगे तो आपने देखा होगा। तो वहाँ पे देखिए, तो सबसे ऊपर होता है हमेशा मैनेजर सर। अगर कॉलेज वॉलेज में जाओगे तो स्कूल में भी तो सबसे ऊपर कौन होता है? मैनेजर सर। ठीक। और मैनेजर के नीचे कौन होगा? प्रिंसिपल। हो सकता है जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी है, हो भी जाता है प्राइवेट स्कूल्स में। आप लोग स्कूल से आए हैं अभी, तो उसके नीचे प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, या प्रधानाध्यापिका जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं। ठीक। तो ये होती हैं। प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है? टीचर होते हैं, है ना। अब अगर यहीं तक तुम देखोगे तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि मान लो कल छुट्टी करवानी है तो मैनेजर सर किसको बताएंगे? प्रिंसिपल मैम को बताएंगे। प्रिंसिपल मैम किसको बताएंगी? टीचर को बताएंगी। ये चेन ऑफ कमांड है। अब मान लो छुट्टी लेनी है टीचर को तो टीचर जाएगा प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल बोलेंगी मैनेजर सर को। ठीक। तो ये जो चेन होती है मतलब ऑर्डर देना और परमिशन लेना, ठीक है, दोनों ही इसे कहते हैं चेन ऑफ कमांड। ठीक। तो चेन ऑफ कमांड में यही चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है। जो सीधी सीधी चेन ऑफ कमांड होती है उसको कहते हैं स्केलर चेन ऑफ कमांड। स्केलर मतलब स्ट्रेट चेन ऑफ कमांड। स्केलर का यहाँ पे मतलब है सीधा से। ठीक है, सीधी जो होती है चेन ऑफ कमांड। ठीक। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया सबको? सर रिपीट कर दीजिए। जी सर। कौन सा बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क 5 नंबर। देखो डिवीजन ऑफ वर्क में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति जिसको जो काम करना आता हो, जिसको जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो। स्पेशलाइजेशन का मतलब देखो, जैसे यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि पर्टिकुलर किसी चीज़ में आपको जब पूरी पूरी स्किल होती है, स्किल आपको रहती है इम्प्रूव। अब जैसे अगर घर में
जिसको खाना बनाना आता है वही खाना बनाता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको खाना बनाने में निपुणता है हासिल है, यानी स्किल उसकी बहुत अच्छी है, स्पेशलाइजेशन है उसका खाना बनाना। तो इसका मतलब खाना वही बनाएगा। जिसको बाहर काम करना आता है वही बाहर जाएगा काम करने, ठीक। जिसको बर्तन साफ करना आता है, हो सकता है घर में ऐसा होता है कभी कभी, या मान लो कोई स्पेशल वर्क है घर में कि आप ही जैसे बिजली खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, तो लाइट खराब होती है तो हम बिजली बनाने वाले को ही तो बुलाते हैं, नल बनाने वाले को तो नहीं बुलाते ना। तो इसका मतलब है कि जिसको जो काम आता है उससे वही काम करवाना चाहिए। तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क जो होना चाहिए, मतलब काम जो बांटा जाता है वो इसी आधार पर होना चाहिए कि जिसको जो काम आए उसको वही काम दो जिसमें वो निपुण हो, जिसमें वो स्किल्डफुल हो, ठीक है, जिसमें उसको निपुणता हासिल हो। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है इंटरव्यू टाइम में, जब हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं एम्प्लॉयज़ का, तभी हमें पता चल जाता है कि सामने वाला किस चीज़ में निपुण है। जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं वो जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, हॉबीज़ पूछी जाती, इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, स्किल पूछी जाती, क्या पढ़े हो आप, तो इन सब चीज़ों से ही हमारे अंदर स्किल बनती है। जैसे अब आगे आप जाओगे तो अब जैसे कोई बच्चा मान लो इस समय आपका कोई फ्रेंड होगा जो बीए कर रहा होगा, बहुत लोग होंगे, या बीएससी कर रहा होगा। यस सर। तो जो लोग यस बीए कर रहे हैं अब उनको हिस्ट्री या सिविक्स या इतिहास भूगोल यही सब पढ़ेंगे वो लोग, ठीक है। और आप लोग अभी जैसे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आगे हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग आएंगे, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस सेक्टर का है, फिर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो। जो बीसीए का बच्चा होगा वो अलग चीज़ पढ़ रहा है। फिर अगर कल को भविष्य में आप मान लो इंटरव्यू देने जाते हो, मान लो बैंक में इंटरव्यू है, तो जब बैंक में आप दोनों लोग इंटरव्यू देने बैठोगे तो आपके पास स्किल है, कैसे है? क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपको पता है कि कैसे होता है। और जो आपका दोस्त है जो बीए कर रहा है वो इतिहास पढ़ के आया, भूगोल पढ़ के आया, हो सकता है इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हो, मगर बैंकिंग सब्जेक्ट से उसका पाला नहीं पड़ा होगा। तो जब वो इंटरव्यू देगा तो जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं पर्टिकुलर फील्ड में उन्हीं को रखा जाता है, उन्हीं को वो काम दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर तो इस तरीके से डिवीजन होता है वर्क का। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम दिया जाता है। जैसे हमारे घर में नल ख़राब होता है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, बिजली ख़राब होती है तो बिजली वाले को बुलाते हैं, है ना। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बिजली बनाने वाले जो भैया हैं वही बिजली बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। नल बनाने वाले भैया बिजली नहीं बना पाएंगे, हो सकता है बना लेते हों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, मगर हमारे हिसाब से नहीं होता है ना, हम उसी को बुलाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को बांटना, ठीक है। मीटिंग खत्म होने वाली है तो आज मैं पीपीटी भेज दे रहा हूँ, आप लोग पॉइंट नंबर 6 तक नोट कर लीजिएगा, 6, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। और नोट क्या करोगे सुन लो, पहले पूरा मत नोट करना कि दे दिया है तो डिवीजन ऑफ वर्क पूरा पैराग्राफ नोट कर डाल लो। इसमें बस स्टार्टिंग की जो एक एक लाइन है, जैसे यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ वर्क में दिया है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन से लेकर के टेक्निकल तक, केवल यहाँ तक नोट करना है। इसी तरीके से 4th पॉइंट में देखो जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है बस यहाँ तक नोट करना है, जहाँ तक फुल स्टॉप लगा है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 3 में फुल स्टॉप लगा है यहाँ पे, यहाँ तक नोट करना है, ठीक। यहाँ से लेकर 1 प्लान तक एक एक दो दो लाइन जो लिखी है केवल उतना ही। जैसे सेकंड पॉइंट में कहाँ से दिस प्रिंसिपल से लेकर के हिम ओनली तक, इतना ही तक, ठीक। हिम ओनली जहाँ पे भी फुल स्टॉप लगा है वहीं तक नोट करोगे, यहाँ तक, जैसे इसमें यहाँ लगा है तो यहाँ तक नोट करो, ठीक। यस सर। तो पॉइंट नंबर 6 तक सब लोग नोट कर लेंगे। हाँ ये वाला जो है ये पूरा नोट कर लेना, एक्टिविटी वाला, ठीक है, पीपीटी जो भेजूंगा ये पूरा नोट कर लेना, ठीक। और इसमें देखो यहाँ से नोट करना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। देख लो 1 2 3 लाइन नोट करनी है बस, ठीक। इम्पोर्टेंट लाइन यही है, बाकी तुमको जो नोट करना है कर लेना है, मगर ये जरूर कर लेना नोट्स में, ठीक है। ओके सर। यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ओके सर। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। और इसके आगे अभी नोट मत करना, नहीं तो पूरा नोट करने लगो, 6 तक ही नोट करना बस, 6 पॉइंट तक, केवल यहाँ तक, ठीक है बस। थैंक अभी यू सर। ये सब मत नोट करना 7th।
यस सर। जी ठीक। ओके सर। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।